हेलो बच्चों। तो बच्चों ये वीडियो मैं बनाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जब से पेपर का हमने एनालिसिस किया है तभी से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर भी कई बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करा है कि सर जो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं क्या इसके मार्क्स हमें मिलेंगे। हमने पूरे साल इतनी मेहनत करी है, जो कंटेंट था जो आप लोगों ने बताया, आपने बताया, हमारे स्कूल के टीचर्स ने बताया, हमने सब पढ़ा, लेकिन हमें ये क्यों नहीं बताया आप लोगों ने कि आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ना है। अगर हमें ये बताते कि आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ना है तो हम वो भी पढ़ते, लेकिन जब हमें आउट ऑफ सिलेबस बताया नहीं पढ़ने को, तो हमारे एक पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल के हमारी मेहनत क्यों खराब की जा रही है। बात सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की नहीं है, उस क्वेश्चन को करने में जो वहां पर टाइम वेस्ट हुआ, उस टाइम वेस्ट होने की वजह से जो बाकी के क्वेश्चन खराब हुए उनका क्या। इसमें चलो अगर ग्रेस मार्क्स मिल भी गए उसके लिए हम सीबीएसई से अपील करेंगे, लेकिन ग्रेस मार्क्स अगर उसके लिए मिल भी गए तो उस क्वेश्चंस की वजह से जो हमारा बाकी का टाइम वेस्ट हुआ है तो उसका क्या। तो बात भी उनकी जायज़ है, क्योंकि जो बच्चा उस क्वेश्चन को करने बैठ गया, मान लो उसने उसका निकला ही नहीं, बाद में पता चलता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन उसकी वजह से जो उसका टाइम वेस्ट हुआ और उस वजह से उसके बाकी के पेपर जो है वो खराब हो गया, बाकी के क्वेश्चन से छूट गए, तो उसका हर्जाना कैसे पूरा करेगी सीबीएसई। तो बात बिल्कुल उनकी जायज़ थी। तो हमने कुछ टीचर्स के साथ डिस्कस किया इस बारे में, ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ टीचर्स के साथ बात करी कि क्या इस मामले में हम कर सकते हैं। तो हम सीबीएसई से अपील कर सकते हैं। तो मैं सभी बच्चों की तरफ से सीबीएसई से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि भैया इन चीज़ों को प्लीज़ आप जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ना, इन चीज़ों को अच्छी तरह से कंसीडर करें कि क्या सिलेबस है और क्या क्वेश्चन हमें बच्चों को देना चाहिए और क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन देना चाहिए। अगर कोर मैथ्स के आज के पेपर की बात करें तो कोर मैथ्स का पेपर भी कोई आसान पेपर नहीं था, उसमें भी जी लेवल के क्वेश्चन दे रखे। तो या तो बच्चों को पहले बताओ कि आप भैया एनसीईआरटी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप जी लेवल की प्रिपरेशन करो क्लास 12th में होने के बाद। तो बच्चे उसी हिसाब से अपनी मेहनत करेंगे और फिर आपको कंप्लेंट नहीं करेंगे कि ये पेपर, ये सॉल्यूशन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन कहाँ से आया। लेकिन जब सीबीएसई खुद कहती है कि भाई एनसीईआरटी हमने दे रखी है और अप्लाइड मैथ्स में तो एनसीईआरटी भी नहीं है, फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकाल के लाते हैं। हर साल की कहानी है, हर साल की कहानी। कभी कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, कभी कुछ क्वेश्चन में वैल्यू नहीं होती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और यहाँ पर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, कई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो सीबीएसई से हम फिर से हाथ जोड़ के अपील करते हैं सभी स्टूडेंट्स के थ्रू कि बच्चों की भावनाएं के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना हो। पेपर बनाने से पहले जो एक्सपर्ट कमेटी होती है उनको क्लियरली पता हो कि क्या सिलेबस है और क्या बच्चों का लेवल होना चाहिए, क्लास 12th के बच्चों को किस लेवल के क्वेश्चन देने चाहिए, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्क्स देने चाहिए। तो अभी मैं ज़्यादा इस वीडियो में कुछ बात करना नहीं चाहता, क्योंकि आगे के जो पेपर हैं बच्चों के उनको उनकी तैयारी करनी है। तो सीबीएसई को रिक्वेस्ट करने के लिए हमने एक मेल ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है। तो उस मेल ड्राफ्ट में अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कहाँ पर मेल करना है वो भी मिल जाएगा, पूरा जो मैटर है उसमें वो भी मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी मेल कर चुका हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब अपने स्टूडेंट से, टीचर से रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को ये वीडियो कन्वे करें, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें और अपने टीचर से बात करें, स्कूल के टीचर से बात करें, क्योंकि स्कूल की तरफ से जब एक इशू रेज होता है तो सुनवाई ज़्यादा होती है, ठीक है। यूट्यूब वीडियो से सुनवाई नहीं होती है, मैं आपको क्लियरली बता दूँ, लेकिन स्कूल के थ्रू कंप्लेंट जाती है तो डेफिनेटली सुनवाई होगी। तो मैंने जो मेल करी है वो मेल आप लोगों को मैं दिखा दूँ एक बार, ठीक है। आप यही मैटर लेके कर सकते हैं या उसमें अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ठीक है, ये मेल मैंने अभी सेंड करी है। ऑब्जर्वेशन ऑन क्वेश्चन पेपर अप्लाइड मैथमेटिक्स स्कोर 2 for 1 ग्रेड 12, और आज की डेट है 9 मार्च की, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया यहाँ पर, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑन क्वेश्चन पेपर, और आई एम राइटिंग टू सबमिट द फॉर्मल ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। जो जो इशू थे, खाली एक वो इशू नहीं था, जो जो इशू थे उसमें इन सबको रेज करने की कोशिश की गई है, ठीक है। सबसे जो पहला थी क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, एसेशन रीजन का क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन था तो आउट ऑफ सिलेबस ही। जब ट्रिग्नोमेट्री नहीं है सिलेबस में, आप क्यों क्वेश्चन दे रहे हो उसके, क्यों आप या तो अप्लाइड में से आप ट्रिग्नोमेट्री डालो ना, ताकि बच्चे को पहले से पता हो कि ट्रिग्नोमेट्री भी करनी है उसे। ट्रिग्नोमेट्री से बचने के लिए तो बच्चा अप्लाइड मैथ्स में आता है, और फिर उसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपने पकड़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 35 आउट ऑफ सिलेबस है। रिटर्न का कंसेप्ट पिछले साल था, इस साल रिटर्न का कंसेप्ट नहीं है, तो उसमें रिटर्न का भी आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, सिंकिंग फंड का भी कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, तब वो क्वेश्चन जाके सॉल्व होगा। तो या तो रिटर्न आप डिलीट ही मत करो, या तो रिटर्न आप डिलीट ही मत करो।
क्वेश्चन नंबर 37 का जो सेकंड पार्ट है जिसमें कैलकुलेशन ऑफ एवरेज चेंज इन सेल इज ये पूछी गई है, तो ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और उसके बाद फिर 34th का जो बी पार्ट था उसमें ई की पावर की जो वैल्यू है वो नहीं दी गई। अब जो सैंपल पेपर सीबीएसई इशू करती है उसमें ई की पावर जो भी आती है लैम्डा में वो उसकी वैल्यू वो देती है, तो जब वहां पर वैल्यू दे रही है तो बच्चा ये मान के चलेगा कि एग्जाम में भी वैल्यू मिलेगी। अब आप ये कह सकते हैं कि भैया जो ई की पावर में बच्चा छोड़ के आया उसको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन बच्चा वहां तो कंफ्यूज हो जाता है ना, बच्चे को इतना वहां पर होश नहीं रहता कि मैं ई की पावर में आंसर छोड़ दूं, वो तो परेशान है कि मेरे को वैल्यू नहीं मिली, मैं क्या करूं आगे, मैं फंस गया, मैं आके खड़ा हो गया वहां पर मैं आके। लेकिन वहां तो उसकी जो फीलिंग है उस समय की, उस फीलिंग को समझा जाए ना। हम तो ये कह देंगे हाँ भैया बच्चा ई की पावर में आप माइनस में लेके छोड़ाओगे आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट जब बच्चा एग्जाम लिख रहा है उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी, वो तो परेशान होगा कि मेरे को ई की पावर माइनस की वैल्यू नहीं दी गई, मैं अब आगे इसको कैसे करूं, मैं वैल्यू कैसे निकालूं। उसमें कुछ बच्चे तो अनसेंट वैल्यू लिखे आए, कुछ भी वैल्यू लिखे आए हैं, इस तरह से हमने वैल्यू तो लिख दी, कम से कम क्या पता मार्क्स मिल जाए। तो ये पूरा का पूरा जो ड्राफ्ट है इसको आप लोग पढ़ लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना नाम और फ़ोन नंबर भी लिख दिया है, ठीक है। और आप भी अगर आप एज ए स्टूडेंट मेल करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखें, स्कूल का नाम लिखें, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप बेशक ना लिखें, एज ए स्टूडेंट बेशक ना लिखें, लेकिन आपसे आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यूट्यूब पे जो कम्युनिटी अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा रही है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपनी वॉइस रेज करें और बच्चों के साथ जो ये इनजस्टिस हुआ है इसके लिए कुछ ना कुछ उनका सॉल्यूशन जरूर मिले। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, और इस प्रॉब्लम को हम सीबीएसई से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करें और फ्यूचर में इस तरह की चीज़ों को प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को रिपीट ना करें जिससे बच्चों की किसी भी इमोशन के साथ कोई खिलवाड़ हो, ठीक है। उनकी मेहनत, उन्हें ऐसा ना लगे कि उनकी मेहनत पूरे साल भर की उनकी मेहनत बेकार हो सकती है। जो बच्चा 80 आउट ऑफ 80 लाने की सोच रहा था अब वो कह रहा है कि सर 70-75 आ जाए तो भी मेरा ठीक है, लेकिन अगर वो 80 लाने के लिए पूरी साल उसने मेहनत करी है, 80 वो डिजर्व करता है तो उसको 80 मिलने भी चाहिए। तो आज सिर्फ मैं इतना ही कहता हूँ, थैंक्स।